नमस्कार। बांग्लादेश में 21 साल के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मतलब बीएनपी की सत्ता में वापसी हो गई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होंगे। कल हुए आम चुनाव में रहमान की बीएनपी को जबरदस्त जीत मिली है। 300 सीटों वाली संसद में बीएनपी और उसके साथी दलों ने अब तक 212 सीटें जीत ली हैं। तारिक रहमान की अगुवाई में बीएनपी को 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिला है। इससे पहले तारिक रहमान की मां बेगम खालिदा जिया 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थी। अगर कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों को हटा दें तो यह 35 साल बाद होगा जब बांग्लादेश में कोई मेल प्राइम मिनिस्टर होगा। पिछले 35 साल से बांग्लादेश में या तो तारिक रहमान की मां खालिदा जिया या फिर अवामी लीग की शेख हसीना वाजिद प्रधानमंत्री का पद संभालती रही थी। 2024 में छात्र आंदोलन के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया था, जिसके बाद नोबेल विजेता इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस एक्टिंग गवर्नमेंट चला रहे थे। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के कुर्सी और देश छोड़ने के करीब 1.5 साल के बाद कल बांग्लादेश में आम चुनाव कराए गए थे, जिसमें देश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया गया था। वोटों की गिनती कल शाम को 4:30 बजे वोटिंग खत्म होते ही शुरू हो गई थी। शुरुआत में कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी और बीएनपी के बीच कड़ी टक्कर दिख रही थी, लेकिन कुछ घंटों की काउंटिंग के बाद ही बीएनपी ने बाकी सभी दलों से भारी बढ़त बना ली और बीएनपी के दफ्तर पर जीत का जश्न मनने लगा। अब बात पाकिस्तान की। आज खबर आई कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दाईं आंख की 85% रोशनी चली गई है। इमरान खान की सेहत को लेकर इस खुलासे के बाद तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान में हंगामा शुरू कर दिया है। पीटीआई इमरान की आंखों की रोशनी जाने के लिए शहबाज हुकूमत और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहरा रही है और पूरे मुल्क में आंदोलन की धमकी भी दी है। असल में पिछले महीने खबर आई थी कि इमरान खान को चुपके चुपके रावलपिंडी की जेल से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सरकार ने इसकी जानकारी इमरान खान के परिवार को भी नहीं दी। इसके बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सलमान सफदर को जेल जाकर इमरान खान से बात करके एक रिपोर्ट देने को कहा। सलमान सफदर की रिपोर्ट में बताया गया कि इमरान खान की दाहिनी आंख की रोशनी करीब करीब चली गई है और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। जेल में इमरान खान की आंखों में दिक्कत है, ये खबरें तो काफी दिनों से आ रही थीं। इस्लामाबाद में कुछ डॉक्टर्स उनसे मिलने के लिए इस्लामाबाद के कुछ डॉक्टर्स जेल भी गए थे, लेकिन जेल अथॉरिटीज ने इन डॉक्टर्स को भी इमरान से मिलने की परमिशन नहीं दी। हालांकि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अलीमा खान और पीटीआई के तमाम इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया। शहबाज शरीफ के एडवाइजर राना सलाउल्लाह ने कहा कि 2 दिसंबर को जब उज़्मा खान इमरान से जेल में मिलकर बाहर आई थी तो साफ साफ कहा था कि उनके भाई की सेहत बिल्कुल दुरुस्त है। राना सलाउल्लाह ने कहा कि जेल में इमरान को हर तरीके की सहूलियत मिल रही है और अगर डॉक्टर्स ने कहा तो उनको इलाज के लिए बाहर भी भेजा जाएगा, लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। आज संसद के बजट सत्र का फर्स्ट फेज खत्म हो गया। दोनों सदनों की कार्रवाई 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन 17 दिन के इस सत्र में लोकसभा में बजट पेश होने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। सरकार का मानना है कि लोकसभा में हंगामे की सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी है और अब राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है। सरकार ने भले ही राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का आइडिया ड्रॉप कर दिया हो, लेकिन अब उनके सांसद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के सब्सटैंटिव मोशन के जरिए राहुल गांधी को घेरा जाएगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह सदन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रिजिजू ने कहा कि सब्सटैंटिव मोशन को स्पीकर से बात करके प्रिविलेज कमेटी या फिर एथिक्स कमेटी को भेजा जाएगा। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश नहीं हुआ उसका जिक्र करना और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या
सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी, तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। आज से प्रधानमंत्री कार्यालय का एड्रेस चेंज हो गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक की बजाय सेवा तीर्थ में बैठेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए सेवा तीर्थ का आज प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। आज नए दफ्तर से उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। पहले ही दिन 4 बड़े फैसले भी लिए। प्रधानमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी। मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री राहत योजना को लागू करने को मंजूरी दे दी है। इससे एक्सीडेंट के शिकार लोगों को इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की नकद राशि तुरंत मिलेगी। लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को दुगना करके 6 करोड़ तक पहुंचाया गया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे किसानों को फायदा होगा, उनकी आय बढ़ेगी। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के लिए 10,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि नई बिल्डिंग, नए दफ्तर, नए भारत की नई सोच के प्रतीक हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी असेंबली में आज योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जमकर बरसे। योगी ने कहा कि उन्हें तो इस बात पर हैरानी होती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। योगी ने कहा कि अगर किसी को वंदे मातरम को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर कर ले, कान खोलकर सुन ले। जिसे वंदे मातरम का विरोध करना है उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। जब योगी वंदे मातरम की बात कर रहे थे उस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने कहा कि योगी गलत बोल रहे हैं, वो तो वंदे मातरम का सम्मान करते हैं। इस पर योगी आदित्यनाथ ने तुरंत जवाब दिया। कहा कि अगर ऐसा है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को जरूरी करने का ऐलान करें और उन लोगों को कान पकड़कर पार्टी से बाहर निकालें जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। अब बात तमिलनाडु की। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा दांव चल दिया। तमिलनाडु सरकार ने आज 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खाते में 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद डीएमके दफ्तर के बाहर जमकर सेलिब्रेशन हुआ। वैसे तो स्टालिन सरकार अपनी योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर करती ही है, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने फरवरी की किश्त के साथ साथ मार्च और अप्रैल की किश्त एडवांस में दे दी। इसके अलावा 2,000 रुपए का समर पैकेज देकर महिलाओं को चौंका दिया। साथ ही ये वादा भी किया कि अगर उनकी दोबारा सरकार बनती है तो वो इस रकम को बढ़ाकर दुगना कर देंगे, मतलब 1,000 रुपए की जगह 2,000 रुपए महीना देंगे। இந்த உரிமை தொகையை மேம்படுத்தணும்னு நாம செயல்பட்டு வந்தா हम इस योजना को उन्नत बनाने में लगे हैं तो दिल्ली में बैठा एक झुंड और तमिलनाडु में उनका गुलाम बनकर बैठा एक झुंड आने वाले चुनावों का कारण बताकर महिलाओं की निधि रोकने की साजिश कर रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है। इसे लेकर कुछ लोग कोर्ट जा रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के सम्मान का समर्थन करने वाली इस योजना को अगर 3 महीने रोक दिया गया तो लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमने फैसला लिया है कि फरवरी नहीं, अगले 2 महीने मार्च और अप्रैल की निधि को मिलाकर एक साथ 3,000 रुपए और गर्मी के लिए खास तौर पर 2,000 रुपए यानी कि कुल 5,000 रुपए देने के निर्देश दिए हैं। आज देहरादून से एक चौंकाने वाली खबर आई। प्रॉपर्टी के चक्कर में एक मां ने अपने जवान बेटे की हत्या करवा दी। रिश्तों के कत्ल की यह वारदात देहरादून के तिब्बती मार्केट में हुई। यहां दिन दहाड़े एक बिजनेसमैन अर्जुन की हत्या कर दी गई और जांच में पता चला कि अर्जुन की मां बीना शर्मा ने अपने 2 साथियों विनोद उनियाल और डॉक्टर अजय खन्ना के साथ मिलकर अपने ही बेटे की सुपारी दी और उसे मौत के घाट उतरवा दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वारदात के लिए विनोद उनियाल ने अपने ड्राइवर पंकज राणा और उसके भाई राजीव राणा को 12 लाख रुपए की सुपारी दी, 3 लाख रुपए एडवांस दिए, 9 लाख रुपए काम हो जाने के बाद देने का वादा किया।